Assalamualaikum. My name is Ifa Waheed and today we are going to discuss the topic non-communicable disease like obesity. ये कि non-communicable diseases क्या होती हैं? ऐसी diseases जो कि infectious नहीं है, मतलब कि वो किसी पैरासाइट किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक दूसरे में नहीं फैलती, infectious नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस हैं, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं और इनको क्रोनिक डिजीजेस भी बोलते हैं। इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है कि ऐसी कॉजेस या ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज होती हैं और उनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि एज हो गई, जेंडर, रेस या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स में वो डिजीज़ है तो। अगली सेकंड टाइप है इसकी मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स, मतलब जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे ओबेसिटी। हम ओबेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं और ओबेसिटी कंट्रोल करके बहुत सी डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा स्मोकिंग हो गई। ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी होता है एन एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द एडिपोज टिश्यू ड्यू टू एन इनलार्जमेंट ऑफ फैट सेल साइज और एन इंक्रीज इन फैट सेल नंबर। एडिपोज टिश्यू क्या होता है कि जहाँ पर हमारी एनर्जी स्टोर होती है और ये यूजुअली फैट सेल का बना हुआ होता है और ये हमारी स्किन में भी प्रेजेंट होता है, हमारे मसल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो इसका साइज इंक्रीज कर जाता है, एबनॉर्मली ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ओबेस हो जाती है, मतलब उसकी कोई डी शेप हो जाती है। ठीक है, हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन हो जाती है और उसकी वजह से कई डिजीजेस और होती हैं। उसके अलावा WHO के अकॉर्डिंग ओबेसिटी का रेट 1980 के कंपैरिजन में इस टाइम डबल हो चुका है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स, किन फैक्टर्स की वजह से ओबेसिटी कॉज हो सकती है। एक तो है उसमें एज कैसे कि अगर कोई इन्फेंट्स में या अगर चिल्ड्रन है उनमें ओबेसिटी है तो वो एज के साथ साथ बढ़ती जाएगी। जेंडर, अगर हम जेंडर में देखें तो मेन जो है मेल यूजुअली वेट गेन करते हैं बिटवीन 29 टू 35 ईयर्स की एज में एंड वुमेन वेट गेन करती हैं मोस्टली 45 टू 49 की एज में। तो इस एज में स्पेसिफिकली और ज़्यादा अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखना चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स के अगर किसी की जीन्स में ओबेसिटी है तो वो भी ट्रांसफ़र हो सकती है। फिज़िकल इनएक्टिविटी, कि अगर किसी पर्सन की कोई ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि वो फिज़िकली हर टाइम फिज़िकली इनएक्टिव रहता है या हर टाइम बैठा रहता है, कोई वॉकिंग, एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है तो वो ओबेस हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ये किस तरह से अफेक्ट करता है? अगर किसी पर्सन का इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है तो मोर चांसेस हैं कि उसका लाइफस्टाइल में अनहेल्दी ज़्यादा चीज़ें हों और वो ओबेस हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ईटिंग हैबिट्स, कि अगर एक पर्सन जो है उसकी लाइफ में या वो अपनी डेली रूटीन में जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड या स्वीट ज़्यादा इंटेक कर रहा है तो ओबेसिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एक अगर पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब है, स्ट्रेस्ड है, डिप्रेशन में है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में डिप्रेस्ड पर्सन को भूख ज़्यादा लगती है, उनका ज़्यादा खाने का दिल करता है, जो कि ओबेसिटी कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा एंडोक्राइन फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर बॉडी में कोई हार्मोनल इशू आए या हार्मोनल चेंजेस हैं या ग्रोथ हार्मोन कम या ज़्यादा है, उसकी वजह से ओबेसिटी कॉज हो सकती है। असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी, कि अगर एक तो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि हमारे सामने कोई ओबेस पीपल आए, एक मोटा बंदा आए तो हम देख के फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि यार ये नॉर्मल मोटापा नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, लाइक ओबेसिटी है। और एक होता है थ्रू मेजरमेंट। तो एक इसका मेथड है बॉडी मास इंडेक्स, BMI इसको हम कॉमन वर्ड्स में बोलते हैं। इसको फाइंड कैसे करते हैं? वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। BMI की नॉर्मल वैल्यू हमारे पास होती है बिटवीन 18.5 टू 24.9। तो अगर इससे 18.5 से कम होगा तो वो अंडरवेट है, अगर 25 और 29.9 के दरमियान में BMI की वैल्यू है तो वो ओवरवेट है, लेकिन अगर 30 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी है और वो डिफरेंट डिजीजेस कॉज करवा सकता है। ओबेसिटी को मेजर करने का नेक्स्ट मेथड है स्किन फोल्ड थिकनेस,
कि इसमें हम स्किन की थिकनेस चेक करते हैं और ये 4 साइड से यूजुअली चेक किया जाता है। मिड ट्राइसेप्स रीजन, बाइसेप रीजन, सब स्कैपुलर मतलब हमारा जो शोल्डर रीजन है वहाँ पर, एंड सुप्रा एलियक रीजन हमारे एब्डोमिनल रीजन से हम स्किन फोल्ड थिकनेस को चेक कर सकते हैं। और इस इसमें जो हम मेजरमेंट करेंगे उसका सम मेल्स में लेस देन 40 मिलीमीटर और फीमेल्स में लेस देन 50 मिलीमीटर होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी है। नेक्स्ट मेथड है ओबेसिटी मेजरमेंट का वेस्ट सरकमफेरेंस। लाइक हमने अपने वेस्ट का डायमीटर या उसका सरकमफेरेंस चेक करना है। वी कैन चेक इट थ्रू मेजरिंग टेप। ठीक है, कैसे चेक करते हैं? इट इज़ अ मिड पॉइंट बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ द रिबकेज एंड इलियक क्रस्ट। लाइक जो हमारा एब्डोमिनल रीजन होता है, पेट वाला रीजन होता है, वहाँ से हम चेक करते हैं। और इसमें 102 से अगर ज़्यादा मेजरमेंट आ रही है मेल में तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लाइक ओबेसिटी वाली सिचुएशन है। और अगर वुमेन में 88 से ज़्यादा है तो वो ओबेसिटी वाली कंडीशन होगी। हैज़र्ड्स ऑफ ओबेसिटी के मतलब अगर कोई ओबेसिटी है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। फर्स्ट है इंक्रीज मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का क्या मतलब है कि डिफरेंट डिजीजेस कॉज हो सकती हैं। ठीक है, ओबेसिटी की वजह से जो यूजुअली डिजीजेस कॉज होती हैं उसमें आ जाता है डिसलिपिडीमिया। क्या मतलब हुआ कि बॉडी में फैट का लेवल कोई नॉर्मल नहीं रहता, बढ़ जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ओबेसिटी कॉज होती है। ना सिर्फ ओबेसिटी बल्कि इसकी वजह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस, क्रोनिक हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन वगैरह कॉज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है, डायबिटीज़ कॉज हो सकती हैं, क्रोनिक हार्ट डिजीज़ कॉज हो सकती हैं, ओस्टियोआर्थराइटिस मतलब बोन्स में पेन एंड बोन्स की वीकनेस कॉज हो सकती है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस कॉज हो सकते हैं। इंक्रीज मोर्टेलिटी, इसका क्या मतलब है कि मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है। ऑफ कोर्स जब डिजीज़ ज़्यादा हो जाएंगी तो डेथ रेट भी ज़्यादा होगा। मोर्टेलिटी इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेंशन्ड मॉर्बिडिटीज़, कि इन मॉर्बिडिटी या इन डिजीज़ की वजह से ही मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड क्रोनिक हार्ट डिजीज़ की वजह से। ओबेसिटी को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? नंबर 1 आता है डाइटरी मॉडिफिकेशन, कि हम अपनी डाइट में कुछ चेंजेस लेकर आएँ। कि जैसे अगर हम फूड ले रहे हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए लेस एनर्जी एंड फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड हो। लाइक उसमें न्यूट्रिएंट्स फुल हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, शुगर भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, लेकिन कम प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, उसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट में हाई फाइबर इनटेक करें, लो एनर्जी डाइट लें। और मोस्ट कन्वेंशनल ये है कि एक हेल्दी या एक नॉर्मल पर्सन को भी अपनी लाइफ में 1000 kcal तक एक दिन में एनर्जी इनटेक करना चाहिए। प्रिवेंशन का नेक्स्ट मेथड आता है इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, कि पर्सन जो है अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, जैसे एक्सरसाइज या वॉक को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना ले। और उसके अलावा अगर मेडिकली देखा जाए तो कुछ एपेटाइट सप्रेसिंग ड्रग्स भी दिए जाते हैं कि जिससे एक इंसान को भूख कम लगती है। जब भूख कम लगेगी तो वो कम खाएगा। ठीक है, इसमें साइब्यूट्रामाइन आ जाता है, रिडक्टिल आ जाता है, ट्रिमफास्ट एंड नोबीस, ये यूजुअली जो हैं ड्रग्स दिए जाते हैं और इनका अच्छा रिजल्ट जो है वो देखने को मिलता है ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। और उसके अलावा कोशिश यही करनी चाहिए कि हेल्दी तरीके से अपने वेट को कंट्रोल किया जाए, अपनी डाइट अच्छी रखी जाए और लाइफ में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी को लाइफ का पार्ट बनाया जाए अपनी डेली रूटीन का। दिस पिक्चर इज शोइंग वेज टू प्रिवेंट ओबेसिटी, कि स्ट्रेस अवॉइड किया जाए, हेल्दी ईट किया जाए, बैड हैबिट से बचा जाए। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है या कोई ऐसे ड्रग्स दिए जा रहे हैं तो उनसे अवॉइड किया जाए, फास्ट फूड अवॉइड किया जाए, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी की जाए और टीवी कम देखा जाए। यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।